नो 5 में कर दे पीहू, अपन रिकॉर्डिंग तो करते हैं ना, फिर टाइम नहीं रहता, अब दूसरी क्लास भी रहती है स्टार्ट। आज का टॉपिक कवर करने वाले यूनिट 2 का हाफ लेंगे। एक्चुअली मेरे को ना टाइम नहीं मिला, इसलिए मैंने आधा ही प्रिपेयर किया है, तो अच्छा आधा अच्छा लेंगे, आधा चलेगा, कर बहुत लेंगे। इम्पोर्टेंट है वो। वो बेसिक वाला ले लेंगे, स्टार्टिंग में जितना भी था ना, चलेगा चलेगा अकाउंटिंग वगैरह। अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, एक्चुअली मेरे को टाइम नहीं चलेगा। मिला थोड़ा इसके लिए। एक्चुअली वही पूरा हार्ट है ये सब्जेक्ट का, करेक्ट ना? हाँ हाँ हाँ। फिर स्टार्ट कर बहन। पीहू एक्चुअली मेरे को अभी याद आया, कल कोई तो टीडीएस के बारे में कुछ तो बोल रहा था, फिर सेशन खत्म हो गया था, टाइम ओवर हो गया था। जो बोल रहा था वो है क्या? चैतन्य भैया बोल रहे थे लास्ट में, तो भैया नहीं बोले थे। हाँ एक्चुअली मैं ही बोल रहा हाँ था। हाँ। एक्चुअली वो मेरा फर्स्ट लेक्चर स्किप हो गया था ना, इसलिए मैं फिर से पूछ रहा था इफ वी कैन रिवाइज दोस कॉन्सेप्ट्स। ओके, नहीं आपने टीडीएस के बारे में कुछ तो बोला था ना, तो वही फिर ऐसे कट हो गया हाँ बीच में, तो तब मैं हम मेरे लोग को का, लगा। हाँ तो एक हम लोग अभी क्वेश्चन जो था वो ये था कि हम लोग एक एक तरफ हम लोग डेट्स लिखते हैं, एक तरफ हम लोग एसेट्स लिखते हैं, राइट? अब या डेट्स जो है जो हम लोग को पे करनी है बाद में, और हाँ। एसेट्स वो है जहां से हम लोग को इनकम आएगा। एक सेकंड, डेब्ट्स पे नहीं करते हैं, लाइबिलिटीज पे करते हैं। डेब्ट और लाइबिलिटी दोनों अलग कॉन्सेप्ट हो गया। ओके मतलब डेब्ट बोलते हैं उसको कि कैसे अगर कोई कंपनी चला रहा है और उसका अचानक से बहुत सारा नुकसान हो गया, उसका मतलब बहुत सारा उधारी है, बैंक वालों पे भी है और बाहर थर्ड पार्टी वालों के पास भी है, तो उसको डेब्ट बोलते हैं। मतलब बोलते नहीं कि बोझ ओके आ गया हमारे ऊपर, इतना पे करना है, हाँ हाँ तो हाँ वो डेब्ट हो गया। और लाइबिलिटी अलग हो गया। लाइबिलिटी मतलब ये नहीं है ना कि जरूरी नहीं है कि नहीं पे कर पाएंगे, लाइबिलिटी के अंदर डेब्ट आता है क्योंकि वो हमें पे राइट। करना है। तो हाँ अब मेरे को एक सिंपल सवाल ये था। अब समझ लो कि इफ आई एम अ पर्सन, ओके, हु इज या प्रोवाइडिंग सम सर्विसेज, तो मेरा अकाउंट जो बनेगा वो रियल अकाउंट बनेगा या या पर्सनल अकाउंट बनेगा? रियल पर्सनल अकाउंट अकाउंट बनेगा। बनेगा। ठीक है, पर्सनल अकाउंट बनेगा। अब मेरा टीडीएस जब कट होता है, ओके, तो हाँ वो तो मतलब इट इज एज गुड एज कि आई हैव पेड माई टीडीएस, आई हैव पेड माई टैक्स। लेकिन या मुझे पता है कि वो बाद में मुझे वापस भी आने वाला है, तो वो अगर मेरे को मिलने वाला है तो वो मेरा एसेट होगा या नहीं होगा? टैक्स रिटर्न एक्चुअली इज माई एसेट और नॉट?
टीडीएस को हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं, क्योंकि वो एक बोलते हैं ना कि कंटिन्यूअस एक्सपेंस और इनकम हो रहा है। लाइक जब हमें देना होता है तब देना ही होता है, और नहीं देना होता है, मिल रहा होता है तो हमें तुरंत मिल जाता है। ये फ्यूचर के लिए वेट नहीं करता है, वो एक अप्रोप्रिएट टाइम होता है ना। तो यार जब एनुअली हमें तो मिलता है, वो थोड़ा क्वार्टरली मिलता हाँ है, मतलब एट अ एनुअली पर्सनल मिलता है। अभी पर्सनल कैसे अगर हम एसेट एसेट के तरह कंपेयर करें तो हम उसको एसेट नहीं मान के चल सकते, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि उसकी डेप्रिसिएट वैल्यू जो भी निकाल के मिलेगी वो, मतलब अभी जरूरी थोड़ी है कि हम 1 साल के बाद ही उसको बेचेंगे, 2 साल के बाद भी तो बेच सकते हैं ना, 3 साल 4 साल, है ना। राइट। और ये और जो तीनों टाइप टीडीएस के अकाउंट्स है, यहाँ पे टैक्स कहाँ पे पड़ता है? लायबिलिटी में पड़ता है या रेगुलर एक्सपेंस में पड़ता है, या फिर उसका नॉमिनल अलग कुछ होता है? नॉमिनल में हाँ, लेकिन नॉमिनल में कहाँ क्रेडिट डेबिट? और अगर टैक्स हम रिसीव कर रहे हैं तो वो क्रेडिट में जाएगा, उसका बैलेंस क्रेडिट होगा। बट अगर हमें एक्सपेंस हमें देना पड़ रहा है, पे करना पड़ रहा है, तो डेबिट में जाएगा। ओके, या थैंक्स, समझ गया अभी। ओके, मतलब फिर लास्ट सेशन में किसी को डाउट नहीं था ना? नहीं पीयू, डाउट नहीं था। आप चैप्टर 2 चालू कर सकते हैं। ओके सॉरी, वो एक कॉल आ गया था। हाँ, ठीक है, तो फिर हम लोग ये लेसन स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मैंने पूरा प्रिपेयर नहीं किया है, आधा ही किया है, जितना होता है उतना कर लेते हैं। फिर कैसे ब्रेक भी मिल जाएगा नेक्स्ट सेशन के लिए। ओके करेक्ट करेक्ट। ओके, तो पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, टेक्स्ट बुक होगी अगर किसी के पास में तो वो खोल के रखो, ताकि मतलब कोई उसके अंदर कंटेंट में प्रॉब्लम आए तो फिर तुरंत तुरंत सॉल्व हो जाएगा ऐसा। तो फिर हाँ, पहला ये कुछ जनरल अकाउंटिंग टर्म्स है, ये मोस्टली यूज होते हैं अकाउंट्स में, फिनांस में ये बहुत ज्यादा यूज होता है। अभी पहला बिजनेस है। बिजनेस के बारे में तो सबको पता है कि क्या होता है, राइट। जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, प्रॉफिट मिलता है, उसको बिजनेस बोलते हैं। ओके, कोई भी बिजनेस प्रॉफिट के लिए ही करता है, और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अलग होते हैं। तो बिजनेस का मेन पर्पस प्रॉफिट हो गया। ओके, बिजनेस मतलब पता चल गया। देन फ्रेट और कैरेज इनवर्ड। फ्रेट और कैरेज इनवर्ड मतलब क्या होता है, जो भी कंपनी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, कंपनी में ट्रांसपोर्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस जो भी होते हैं, जैसे डिलीवरी वगैरह हो गई, या कुछ रॉ मटेरियल का सप्लाई वगैरह कर रहे हैं, तो वो जितने भी एक्सपेंस होते हैं उसको हम फ्रेट या कैरेज इनवर्ड बोलते हैं। और फ्रेट और कैरेज आउटवर्ड क्या होता है? कैरेज इनवर्ड में क्या होता है, कंपनी के पास आता है, ओके, रॉ मटेरियल कंपनी के पास आता है, ओके। और कैरेज आउटवर्ड में क्या होता है, फिनिश गुड फैक्ट्री से कस्टमर के पास जाता है, ओके। मतलब कैसा होता है, एक चेन नहीं होता है कि सप्लायर है, हमने हमारे वेंडर से खरीदा, ओके, वेंडर के पास से हमारे पास आया, फैक्ट्री में, हमारे फैक्ट्री में आया। यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे यूज हो रहा है कैरेज इनवर्ड, क्योंकि वेंडर के पास से हमारे फैक्ट्री में आ रहा है। देन फैक्ट्री से जब हम कस्टमर को देंगे तो वो कैरेज आउटवर्ड हो जाएगा, मतलब हमारे फैक्ट्री से कस्टमर के पास चला गया, ओके। अब बोलने के लिए तो ये दोनों एक ही है मीनिंग, कि मतलब ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस होते हैं दोनों। तो हम इसको कहाँ लिखते हैं? अभी इनवर्ड होता है वो कभी भी ट्रेडिंग में जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, ओके। जब बैलेंस शीट बनती है उसके पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, लेकिन उसके पहले एक और अकाउंट बनता है, वो ट्रेडिंग अकाउंट होता है। वो जो मटेरियल लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट वाले हैं ना, उनके इसमें बनता होगा आई गेस। तो हाँ, ये इनवर्ड कभी भी ट्रेडिंग में जाता है, और आउटवर्ड हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, क्योंकि ये फैक्ट्री से जा रहा है, ओके। और फैक्ट्री रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, ये फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस है, और फैक्ट्री रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम डायरेक्ट बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, ओके। और जो फैक्ट्री के बाहर मतलब ऑफिस वगैरह के या कोई भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, छोटे मोटे खर्चे या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, ओके। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस और ट्रेडिंग और पीएनएल का डिफरेंस समझ आया? पीयू, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट
का जैसे आपने बोला अगर ऐसा क्लिक करेंगे डायरेक्ट ओके, जब हम लोग क्या बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने जाते हैं तो पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग और बनाते हैं पीएनएल। ओके, ट्रेडिंग में क्या आता है, फैक्ट्री रिलेटेड आता है। ओके, और पीएनएल में क्या आता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आता है, ऑफिस के रिलेटेड एक्सपेंसेस या कोई भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस होंगे ना, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, वो सब आ जाते हैं। ओके, फैक्ट्री में ट्रेडिंग में फैक्ट्री में और कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, और पीएनएल में क्या आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, इतना ही याद रखना है, ट्रेडिंग में फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस आते हैं और उनको डायरेक्ट एक्सपेंस बोला जाता है। पीएनएल में ऑफिस के रिलेटेड या ऑपरेटिंग कंसर्न के रिलेटेड सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं, जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया और सैलरी हो गई, ये सब ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाता है और उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। ओके, हाँ, बाकी इन दोनों का फॉर्मेट सेम है, रूल्स वगैरह सेम है, बट पीएनएल को दो में क्लासिफाई किया है, ट्रेडिंग में और प्रॉफिट एंड लॉस में, ऐसा ऊपर नीचे किया है ताकि वो इजीली उनको क्लियर हो जाए कि कौन सा एक्सपेंसेस हुआ है और कौन सा फैक्ट्री के मतलब बाहर हुआ है, ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस। ओके, तो फ्रेट और कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड का डिफरेंस समझ आ गया कि इनवर्ड में क्या होता है, वेंडर से फैक्ट्री में आता है और आउटवर्ड में क्या होता है, फैक्ट्री से कस्टमर के पास जाता है। बट इन दोनों के एक्सपेंसेस फिर भी कंपनी को ही पे करने रहते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन रहता है उसको ही पे करने रहते हैं, इसके लिए ये कंपनी का एक्सपेंस होता है, ये दोनों कंपनी के एक्सपेंस होते हैं। तो कभी भी ये दोनों डेबिट में जाता है, बट ये ट्रेडिंग के डेबिट में जाता है इनवर्ड वाला, और आउटवर्ड वाला प्रॉफिट एंड लॉस के, क्योंकि ये आउटवर्ड वाला इनडायरेक्ट है और इनवर्ड वाला डायरेक्ट है। ओके, किसी को इन दोनों में प्रॉब्लम है? नहीं बहन। क्लियर है। ओके, देन उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट पता ही है कि मतलब ट्रेडिंग वगैरह के टाइम पे जो भी डिस्काउंट वगैरह मिलता है गुड्स के ऊपर, उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ओके, कैश डिस्काउंट, मनी रिलेटेड डिस्काउंट अगर कोई देता है कि मतलब और हाँ, एक बात और, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में दिखाया, ये बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है कि ट्रेड डिस्काउंट दिया। जब जर्नल वगैरह प्रिपेयर करते हैं ना, तो वहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करते हैं। ओके, और कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है। कैश डिस्काउंट कंपनी कस्टमर को देती है या वेंडर वगैरह जो भी रहेगा वो कस्टमर को देती है। जो भी इनवॉइस पे प्राइस लिखा होता है ना, उसके अगेंस्ट जो डिस्काउंट कंपनी कस्टमर को दे रही होती है, सप्लायर कस्टमर को देता है, उसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं। ओके, और गुड्स के ऊपर जो डिस्काउंट मिलता है उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। ओके, गुड्स का डिस्काउंट होता है और एक कैश का डिस्काउंट होता है। ओके, ये दोनों भी मतलब क्लियर हो गया। देन ट्रेड और कैश हो गया। देन डेबिट नोट, क्रेडिट नोट बाद में बताती हूँ, जब डेटर क्रेडिटर करेंगे ना तब बताऊंगी, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। ओके, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। जब बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल दोनों एक चीज से रिलेटेड है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के एक्सचेंज से रिलेटेड है। जब कोई भी कंपनी बिल्स ऑफ एक्सचेंज रेस करती है, ओके, किसी कस्टमर के मतलब कस्टमर के अगेंस्ट करती है, ओके, तो उसको हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। ओके, जब कंपनी कस्टमर के अगेंस्ट बिल रेस करती है तो बिल रिसीवेबल बोलते हैं, और जब सप्लायर हमारे कंपनी के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज रेस करता है तो उसको बिल्स पेबल बोलते हैं। ओके, ये क्लियर हुआ दोनों का डिफरेंस? पीयू एक छोटा सा डाउट है। हाँ, ये बिल्स रिसीवेबल जो है मतलब कस्टमर से अपने पास आने वाला पैसा जो अभी तक आया नहीं 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 है। नहीं हाँ? नहीं नहीं, कस्टमर को कंपनी पे करती है। अच्छा, हम कस्टमर को पे हाँ करेंगे बिल्स हाँ, रिसीवेबल। ओके, और और बिल्स पेबल सप्लायर के पास से आता है। सप्लायर के पास से। हाँ, वेंडर के पास से, और हमें हाँ उसको एक्सेप्ट करना होता है। हाँ हाँ, वही तो मतलब यही पूछना है, अगर मान लो वी आर द सप्लायर इन केस, हाँ, ओके, हाँ और अपना किसी पार्टी के पास पैसा आना है, पेमेंट आना है, हाँ तो उसको हाँ बिल्स रिसीवेबल ही बोलेंगे ना?
नहीं, बिल्स पेएबल और नहीं। बिल्स रिसीवेबल, एक्चुअली हम बिल्स पेएबल बोलेंगे क्योंकि हमको अभी अच्छा। इनको पे करना है ना। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। अब हमने गुड्स दिया, सर्विस दिया, और अभी उसका पेमेंट कस्टमर के एंड से हमें मिलना है। ओके। तो ये अकाउंट रिसीवेबल जो बोलते हैं वो यही टर्म रिलेट करेगा या नहीं करेगा? एक्चुअली अकाउंट रिसीवेबल अलग होता है और बिल्स रिसीवेबल वो तो बिल्स पेएबल अलग होता है। एक्चुअली ना, अच्छा एक अच्छा। सेकंड ना, इसका एक मीनिंग है, बताती हूँ, एक मिनट। हम्म। जैसा मेमो नहीं होता है वैसे ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज यूज करते, बताया था मुझे, आई गेस मैं भूल गई। हाँ बराबर। मतलब प्रोमिसरी नोट, हाँ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या हो गया, प्रोमिसरी नोट। मतलब ऐसे अच्छा। कंसीडर कर सकते हैं, अगर हम कंपनी है और सामने वाला कस्टमर है, ओके, तो हाँ। अगर मेरे पास जो भी कस्टमर को देने वाला माल है वो मैंने हम्म, उसको मतलब अभी तक पहुंचाया नहीं है, ओके, हाँ मैंने हाँ उसको प्रॉमिसरी नोट लिख के दे दिया कि भाई मैं तेरा इतने इतने डेट को पे कर दूंगी, मतलब इतना इतना तेरे को सप्लाई कर दूंगी, तो हाँ। मैं उसको क्या दे रही हूँ, बिल्स रिसीवेबल दे रही हूँ, ओके। अच्छा अच्छा, ये और डिफरेंस है अगर मतलब। हाँ, और अगर मेरा माल किसी के पास अटका है, वेंडर के पास, मेरे सप्लायर के पास मेरा माल अटका है, तो वो मुझे प्रॉमिसरी नोट देगा बिल्स पेबल का कि मैं तेरा माल तेरे को टाइम पे दे दूंगा, ऐसा। हमें हर एक टाइम पे कंपनी को अपने आप को एज अ कंपनी कंसीडर करना है, थर्ड पार्टी नहीं कंसीडर करना है। अगर हम कंपनी की तरफ से मतलब सोचेंगे ना कि हाँ हम कंपनी है, तो ये इजी पड़ेगा, नहीं तो फिर बाद में पूरा कंफ्यूजन हो जाता है। ओके। ओके, क्लियर। ओके। देन प्रोविजन मतलब एक अमाउंट रहती है, रिटर्न ऑफ करने वाली होती है, मतलब उसको ना कभी भी पे करना होता है। जैसे डेप्रिसिएट अमाउंट हो गया। अभी डेप्रिसिएट अमाउंट क्या होता है, अभी कोई एक एसेट है, उसको हमने 2018 में खरीदा, उसका वैल्यू था समझ लो 1 लाख का कोई एसेट खरीदा था हमने, और 1 साल बाद उसकी वैल्यू मतलब डेप्रिसिएट वैल्यू निकली 20,000। मतलब वो जो वैल्यू है 20,000, जब हम 1 साल बाद वो एसेट बेच रहे होंगे तो ऑफकोर्स वो 20,000 डेप्रिसिएट वैल्यू निकाल देंगे, क्योंकि 20,000 का उसमें हो सकता है कुछ खराबी वगैरह, बोलते इतने की बुक खरीदी तो हम इतने में बेच रहे हैं, तो जो बीच का अमाउंट रहता है उसको हम डेप्रिसिएट वैल्यू बोलते हैं, कि इतने का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया एक टाइप का, उसको निकाल के ही देते हैं। खरीदी हुई चीज कभी भी हम बेचते हैं तो वो कुछ वैल्यू निकाल के ही देते हैं, उसको ही रिटर्न ऑफ बोलते हैं। ओके, उसको ही प्रोविजन भी बोलते हैं, कि प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन, प्रोविजन ऑफ मतलब कुछ भी होता है, रिटर्न ऑफ जब भी होता है वहां पे प्रोविजन यूज करते हैं, मतलब उसको बोलते हैं। ओके, प्रोविजन क्लियर हुआ? तो पीयू, जैसे आपने बोला कि जैसे मतलब किसी चीज की वैल्यू घट जाती है, तो जब हम उसको दोबारा किसी और को देंगे, तो वो जो वैल्यू हम दे रहे उसको बोलते हैं प्रोविजन, या जो वैल्यू उसकी घट गई है उसको बोलते हैं प्रोविजन? मतलब जो पैसा कम हो गया है उसको बोलते हैं, या जिस अमाउंट में हमने अपने को दिया उसको बोलते हैं प्रोविजन? एग्जैक्टली थोड़ा कंफ्यूजन है। हेलो। हाँ, मतलब जैसे मैंने 10 रुपीज का एक पेन खरीदा, ठीक है, अब मैं उसे किसी और को दे रहा हूँ, तो जैसे मैं उसे 8 रुपीज में दे रहा हूँ क्योंकि उसके 10 रुपीज की वैल्यू अब 8 रुपीज हो गई है, तो वो 2 रुपीज प्रोविजन रहेगा या वो 8 रुपीज को प्रोविजन बोलेंगे? मतलब मेरा क्वेश्चन ये है, मतलब उसको क्या बोलते अरे पीहू ऐसा बोल रही है जैसे कि आपने कोई कोई भी जैसे कोई बुक लिए 1,000 की, ठीक है, उसको फिर आपने सेकेंड में फिर उसको आपने मतलब बेचे 500 में, तो वो ही अपना प्रोविजन कहलाएगा, डेप्रिसिएशन करके, अच्छा, मतलब कम 500 का जो करके। मैंने बेचा उसको प्रोविजन। डेप्रिसिएशन मतलब ये है कि उसका रिडक्शन करना, तो हाँ, कम करके जो करेक्ट। अपनी अच्छा, वैल्यू है मतलब जो अमाउंट कट हुई वही है वो हो कहलाएगा गया प्रोविजन। प्रोविजन, करेक्ट ना? हाँ, वही कहलाएगा प्रोविजन, बस और ओके, कुछ थैंक नहीं। सॉरी, हाँ, ऐसे मतलब ऐसे थोड़े
ऐसे थोड़े बेसिक और एकदम पागल जैसे सवाल पूछूंगा क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है इसलिए। अरे ठीक है भी, आई नो या अकाउंट का ए भी नहीं आता है। हाँ वही चिकन भी है, थोड़ा चिकन भी आई थी, चलेगा। नो प्रॉब्लम, मानसी है ना, सब ठीक हो जाएगा। सॉरी एक्चुअली वो थोड़ा एक कॉल आ गया था, अर्जेंट था। हाँ हाँ कोई कुछ बहन बोल रहा सुन नो सुन प्रॉब्लम। पीहू मेरी हाँ बात सुन। हाँ जैसे मैं ये बोल रही कि जैसे कि एक बुक ली थी कि 1000 की, उसको अपन ने जो सेल करे 500 में, तो 500 में अपन ने सेल करे वही अपना प्रोविजन कहलाएगा ना। नहीं नहीं, जो 500 हमने तो डिस्काउंट निकाल दिया ना, वही अपना, हाँ, मतलब जो डिस्काउंट है वही अपना प्रोविजन कहलाएगा। जैसे 100 रुपीज की बुक हमने 80 में बेची तो 20 रुपीज है ना, वो डेप्रिसिएट वैल्यू हो हाँ जाएगी कि 20 हाँ रुपए का तो हम लोग को नुकसान ही हो रहा है ना। और हाँ, लॉस अगर हो रहा है। हमने 20 रुपए ज्यादा बेची, 100 रुपीज की बुक 120 में बेची, तो वो 20 रुपए हमारा एप्रिसिएशन माना जाएगा। डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन ये दो टर्म है। डेप्रिसिएशन में वैल्यू कम हो जाती है, एप्रिसिएशन में बढ़ जाती है। रिडक्शन। हाँ, पर प्रोविजन क्या है मेन? वही है, जो डेप्रिसिएट वैल्यू है ना, उसको हमें कभी भी निकालनी होती है, राइट। कोई कोई वैल्यू ऐसी होती है ना, वो हमें फिक्स है कि उसको निकालनी ही है। अभी कोई आइटम हमने खरीदा है, उसको जब हम बेच रहे हैं, वापस से रीसेल कर रहे हैं, तो जो वैल्यू निकालेंगे वो हमें तो फिक्स है ना कि हमें निकालना ही है। ये तो नहीं कि 100 रुपीज का माल हम 100 में ही बेच सकते हैं। ठीक है ठीक है। तो वो जो है ना, वो कंपलसरी जो हमें वैल्यू निकालनी होती है ना, उसको ही प्रोविजन बोलते हैं। जो कंपलसरी है कि हमें निकाल के हटानी है तभी वो बिकेगी। ओके, फिक्स है वो। ओके ओके। फिक्स है ठीक है। देन ओके, लिक्विड एसेट। ओके ओके, लिक्विड एसेट मतलब क्या होता है? जो इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिक्स एसेट और करंट एसेट दो टाइप के एसेट होते हैं। एसेट के अंदर दो टाइप के होते हैं। फिक्स एक्चुअली ना दो टाइप के नहीं होते हैं, और भी होते हैं। मैं मतलब दो मेन टाइप बताती हूँ, फिक्स और करंट। फिक्स वाले में क्या होता है, वो बहुत मतलब टाइम के बाद कन्वर्ट होता है, तुरंत कन्वर्ट नहीं होता। ओके, और कोई तो हैंड रेज कर रहा है। हाँ हाँ अतुल, हाँ ओके। तो हाँ मैं बोल रही थी, हाँ एसेट दो टाइप के होते हैं, फिक्स और करंट। ओके, फिक्स वाला क्या होता है कि वो एसेट हम लोग को मतलब लॉन्ग टाइम के लिए यूज होगा, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह, ये सब हम लॉन्ग टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, उसको फिक्स एसेट बोलते हैं। और करंट एसेट ज्यादा टाइम के लिए यूज नहीं होते। ओके, करंट एसेट लास्ट टू लास्ट 1 साल तक के लिए यूज होते हैं, और उसके बाद हमें उसको मतलब बोलते हैं ना, उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है, ऐसा। जैसे कि हो गया बिल्स रिसीवेबल, बहुत अच्छा एग्जांपल है बिल्स रिसीवेबल। ओके, जब हमने कंपनी ने कस्टमर को बिल्स रिसीवेबल भेजा कि हाँ हम तुम्हें तुम्हारा माल दे देंगे, तो इसका मतलब ये भी है ना कि कस्टमर हमको पे करने वाला है, राइट। तो हम ये तो नहीं ना कि 2 साल का टाइम देंगे कि हाँ हम आपको 2 साल बाद भेजेंगे, जो भी आपका माल है वो ट्रेड हम आपको, सॉरी, वो डिलीवर हम आपको 2 साल बाद करेंगे, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। कोई भी कंपनी 6 महीना, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 6 महीना या उसके अंडर का ही ड्यूरेशन देगा कि इतने में ही हम बेचेंगे, राइट, सॉरी इतने में ही हम आपको आपका जो भी गुड्स है डिलीवर करेंगे। तो वो बिल्स रिसीवेबल एक टाइप का करंट एसेट हो गया, क्योंकि जितना जल्दी हम उसको डिलीवर करेंगे उतना जल्दी हमें पैसा भी मिलेगा, राइट। और इसका ये लॉन्ग टर्म के लिए भी नहीं होता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी होती है, ये रिसीवेबल एक एसेट ही होता है, लेकिन ये करंट एसेट में जाता है, और लैंड, बिल्डिंग फिक्स एसेट में जाता है। ओके, वैसे ही लिक्विड एसेट क्या होता है, जो जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए। लाइक इसको रॉ मटेरियल या फिर फिनिश गुड भी बोल सकते हैं ना, ये भी आपने एक तरह से नहीं, define कर सकते हैं ना। एक्चुअली रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स, हाँ बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। किसी को डाउट है मतलब लिक्विड एसेट में? नहीं बहन। ओके
एक एग्जांपल भी दे देती हूँ स्टॉक। हाँ तूने लिक्विड उसका बताइए, उसका ही बताइए ना, जो मतलब अपने केस में कन्वर्ट हो जाता है, वही है ना हाँ, लिक्विड। जैसे स्टॉक्स हो गया, स्टॉक को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, राइट। हाँ स्टॉक्स हो गया, हाँ बॉन्ड्स हो वही। गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ये सब हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ ठीक है। ओके, देन amortization। amortization मतलब क्या हो गया, हमें रिपे करना है। ओके, वही जैसा प्रोविजन होता है ना, राइट रिटर्न ऑफ करना होता है, वैसे amortization सेम होता है, दोनों में कुछ इतना अंतर नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। amortization में भी हमें रिटर्न ऑफ करना होता है, उधर चाहिए तो लिख के ले लो शॉर्ट, मतलब उसका मीनिंग रीपे और रेम्यूनरेट। ओके, मतलब रीपे करना है हमें। ओके ओके, देन सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न। पहले ना मैं सन्ड्री डेटर और क्रेडिटर के बारे में बताती हूँ, फिर सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न और डेबिट और क्रेडिट नोट के बारे में बताऊंगी, क्योंकि ये जो 6 वर्ड्स है ना, ये सब इंटर रिलेटेड है। अभी डेटर मतलब क्या होता है, मैं ना पर्सनली बता रही हूँ, मैं खुद इतनी कंफ्यूज थी ना डेटर और क्रेडिटर के बीच में, मेरे को अब क्लियर हुआ एक्चुअली कि क्या होता है। डेटर मतलब कस्टमर होता है, और क्रेडिटर मतलब वेंडर होता है। ओके ओके, डेटर मतलब कस्टमर होता है, और क्रेडिटर मतलब वेंडर होता है। ओके, अब कस्टमर को हमने डेटर बोल दिया और वेंडर को हमने क्रेडिटर बोल दिया। अब एक बात और, जो डेबिट नोट है ना, वो कभी भी हम क्रेडिटर के लिए यूज करते हैं, मतलब वेंडर के लिए, यहाँ लिख देती हूँ वेंडर। और ये जो क्रेडिट नोट है ना, वो सप्लायर के सॉरी कस्टमर के लिए यूज होता है। ओके ओके, क्रेडिट डेबिट नोट वेंडर के लिए यूज होता है, क्रेडिट नोट कस्टमर के लिए यूज होता है। अब वो क्यों यूज होता है, मेमो पता है किसी को मेमो के बारे में? हेलो, नहीं पीऊ मुझे तो। ओके मैं बताती हूँ। अभी मेमो क्या होता है, एक ना पेपर होता है, वो भी जैसे रिसीवेबल का एक पेपर होता है ना, प्रॉमिसरी नोट, वैसे एक पेपर होता है कंपनी, जैसे इनवॉइस नहीं होता वैसे मेमो होता है। ओके लेकिन मेमो में क्या होता है, कंपनी के पास इतना डिटेल रहता है उस, मतलब वो एक मेमो ना कंपनी अपने तरफ से भेजती है वेंडर को या कस्टमर को। ओके, वो उसमें क्या लिखी रहती है, अगर कंपनी वेंडर है, सॉरी, अगर कंपनी डेबिट नोट भेज रही है, तो वो किसको भेज रही है, वो वेंडर को भेज रही होती है। क्यों? क्योंकि जब वो वेंडर को डेबिट नोट भेजती है, तो उसमें लिखी रहती है कि आपके जितने भी, मतलब आपके जो भी आपने हमने आपसे खरीदा है, उसका इतना इतना अमाउंट हमारे पास बाकी है। जब हमारा मतलब बोलते हैं ना कि हमारे पास पेमेंट वगैरह आएगा, तो हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि इतने इतने डेट पे हम आपकी पूरी पेमेंट कर देंगे। ओके, कंपनी वेंडर को डेबिट नोट भेजती है और कस्टमर को क्रेडिट नोट भेजती है। ओके, ये क्लियर हो गया? कंपनी की मतलब कस्टमर को क्रेडिट नोट भेजेगी, मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग मनी फ्रॉम द कस्टमर, राइट? मतलब ऐसा बोल। ऐसा बोल सकते हैं, या तो ये भी हो सकता है कि कस्टमर का इतना इतना अकाउंट बैलेंस रह गया हमारी कंपनी में, कस्टमर ने इतना इतना हमें पे करना है। हाँ, कि मतलब कस्टमर को अभी इतना अभी एक एग्जांपल लेके बताती हूँ, पहले वेंडर का लेती हूँ। अभी हमारी कंपनी है, और हमने हमारे वेंडर से कुछ सामान वगैरह खरीदा, बट अभी तक हमने उसको फुल पेमेंट किया नहीं है। ओके, और एक सेकेंड, सॉरी, आई गेस मैंने थोड़ा सा मिसिंग का मतलब कुछ लाइन छोड़ दिया। एक्चुअली डेबिट नोट कंपनी वेंडर को या कस्टमर को क्यों भेजती है, क्योंकि उसको डिस्काउंट चाहिए होता है। ओके, वेंडर वेंडर को भेजती है ताकि जब अभी एग्जांपल लेते हैं कि एक्स वेंडर है, ओके,
और मेरी कंपनी है, मैंने एक्स वेंडर के पास से कुछ सामान खरीदे, उसमें से कुछ सामान डिस्ट्रॉयड हो गए, मतलब जब वो मेरे पास आए तो वो ऑलरेडी उसके अंदर मतलब कुछ कुछ खराब था और डिस्ट्रॉय था। मैंने उसको फुल पेमेंट किया था, मैंने खरीदने के टाइम उसको पूरा पेमेंट किया था कि ये 1 लाख का सामान है, मैंने तेरे को 1 लाख दिए, तो तूने मेरे को इतने इतने डिस्ट्रॉयड मटेरियल क्यों दिए, इतने डिस्ट्रॉयड गुड्स क्यों दिए। तो मैं वेंडर को डेबिट नोट लिखूंगी, मेरी कंपनी की तरफ से डेबिट नोट जाएगा वेंडर की तरफ कि तुम्हारे इतने इतने गुड्स डिस्ट्रॉयड थे, मेरे को नहीं पता, आप हम लोग को उसमें मतलब इतना बैलेंस अमाउंट डिस्काउंट करके दो, इतना अमाउंट हमारी कंपनी को डिस्काउंट दो। ओके, ये क्लियर हो गया डेबिट नोट। हाँ हाँ very simple, हाँ हाँ, और क्रेडिट नोट होता है एक सेकेंड ना, हाँ, क्रेडिट नोट कब दिया जाता है, कंपनी कस्टमर को कब देती है कि कस्टमर ने हमारे पास से कोई गुड्स खरीदे, ओके, और उसको पता चला कि वो डिफेक्टिव है, तो वो क्या करती है, वो गुड्स हमको हमसे खरीदे हुए गुड्स वो हमको वापस करती है, मतलब हमारी सेल्स हमें रिटर्न कर देती है, हमने जो सोल्ड किया था उसको वो हमें वापस कर देती है। और जब वो हमें वापस करती है तो ऑफकोर्स कोई भी माल हमको वापस करेगा तो वो भी तो पैसे मांगेगा ना, जिससे हम अपने वेंडर से पैसे मांग रहे हैं वो भी हमसे पैसे मांगेगा। तो जब वो हमसे खरीदा हमें वापस करती है तो हमें भी उसको पेमेंट करना होता है, उसके लिए वो हमें सॉरी कंपनी कस्टमर को क्रेडिट नोट लिख के भेजती है कि हम इतना इतना अमाउंट आपको पे कर देंगे। ओके, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट क्लियर हो गया। okay, yes. हाँ, और डेबिट नोट परचेस रिटर्न, डेबिट नोट में परचेस रिटर्न भी होता है क्योंकि वेंडर से हम परचेस करते हैं। ओके, वेंडर से हम, यहाँ लिखती हूँ मैं, वेंडर से हम परचेस करते हैं और डेबिट नोट में क्या लिखा रहता है कि हम आपको जो हमने आपसे परचेस वाला सामान खरीदा है, टाइप का यही हो गया ना कि आपके परचेस किए हुए माल को मैं वापस कर रही हूँ तो मेरे को इतना इतना पैसा चाहिए। ओके, तो डेबिट नोट में परचेस रिटर्न भी आता है और क्रेडिट नोट में फिर आएगा सेल्स रिटर्न, क्योंकि सेल किया हुआ माल वो वापस कर देते हैं। ओके, इतना समझा। एक्चुअली मैं भी कंफ्यूज हो गई थी थोड़ा, अभी मेरे को क्लियर हुआ। समझा क्या? तो ये परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न भी क्लियर हो गया। ये सब जितने भी टॉपिक है ना ये इंटर रिलेटेड है। और हाँ, एक बात और, डेटर और क्रेडिटर कभी भी डेबिट और क्रेडिट जैसा नहीं होता है। डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होते हैं और डेटर और क्रेडिटर एक मतलब पर्सन को बोला जाता है कि ये हमारा क्रेडिटर है, ये हमारा डेटर है। ओके, देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, वही जो सिक्योरिटी हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको मार्केटेबल सिक्योरिटीज बोलते हैं। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गई, शॉर्ट टर्म की होती है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कोई भी होते हैं ना वो, जैसे बैंक सिक्योरिटी जैसे देते हैं हम सप्लायर्स को, हाँ सॉरी कस्टमर हाँ को। हाँ, उसको बोलते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जो इजीली हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्चुअली ये और लिक्विड एसेट ऑल टाइम मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है, बस ये सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है और ये एसेट से रिलेटेड होता है। ओके, देन प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है, जो हमने पहले से ही पे कर दिया। अभी लास्ट मंथ की सैलरी थी, सॉरी नेक्स्ट मंथ की, अभी दिसंबर चल रहा है, मैं रह रही हूँ, मैंने जनवरी का भी पेमेंट, रेंट का पेमेंट अभी कर दिया, तो मैंने क्या किया, प्रीपेड पहले ही पेमेंट कर दिया। ओके, उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब बाद के अभी पहले ही पे कर दिया। ओके, देन आउटस्टैंडिंग, ये आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग को शॉर्टकट में O/S लिखते हैं।
ओके। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या है, हमारे पैसे बाकी है, अभी मैंने इस महीने का भी बिल पे नहीं किया और लास्ट मंथ का भी बिल पे नहीं किया, मतलब मेरे 2 महीने के बिल बाकी है, 2 महीने के रेंट बाकी है, उसको आउटस्टैंडिंग बोलेंगे। ओके, मतलब प्रीपेड में हमने पहले ही कर दिया है और आउटस्टैंडिंग में अभी तक किया ही नहीं है। और प्रीपेड और एडवांस सेम होता है, एडवांस एक्सपेंस होता है तो वो सेम होता है। ओके, और ये एडवांस रिसीव्ड है, मतलब एडवांस हमें मिलता है। ऑफ कोर्स ये तो पता है कि कस्टमर से, अगर कस्टमर को हम कोई गुड्स दे रहे हैं और सप्लाई वगैरह, सॉरी कोई गुड्स उनको डिलीवर कर रहे हैं, तो वो हमको पहले से जब पैसे दे के चले जाते हैं तो उसको एडवांस बोलते हैं, और वो हमें दे रहे, इसके लिए हम रिसीव कर रहे हैं, एडवांस रिसीव। बैड डेब्ट्स मैंने बताया था, क्लियर क्या था बैड डेब्ट्स मतलब क्या होता है। डेब्ट्स मतलब क्या होता है मैंने बताया था, बोझ। और बैड डेब्ट्स क्या होता है, जो हम रिकवर ही नहीं कर पाते हैं। कोई इतना हो जाता है कि तुम हमारी प्रॉपर्टी भी ले लो तो हम उसको कवर नहीं कर पाएंगे, ऐसा हो जाता है, इसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स। ओके, फिर बीओडी, बीओडी का पता है ये सबको, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो एक क्वेश्चन है, ये बीओडी को इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग लैंग्वेज ये भी कर सकते हैं ना हम इसको, नॉन पेएबल एसेट। हाँ, देन सॉल्वेंसी। जो पैसा नहीं आ रहा है, जो डूब गया है, वो हो गया अपना बैड डेब्ट, करेक्ट? हाँ, डूब गया है और हम उसको पे, अभी हमने लोन लिया था, समझ लो 24 लाख का लोन लिया बैंक के पास से, और हमने कुछ सिक्योरिटी वगैरह डिपॉजिट किया कि मतलब, और मतलब कुछ भी हमने उधर रख दिया, मॉर्गेज कर दिया कि अगर इतना इतना आप पैसे नहीं दे पाए तो आप ये सब सीज कर लेना। लेकिन जो भी हमने उनके पास रखा है वो फिर भी उतना अप टू द मार्क नहीं है कि हम नहीं दे पाएंगे, 24 लाख नहीं पे कर पाएंगे। ओके, इंटरेस्ट वगैरह होके तो ऑफकोर्स वो 25-26 लाख हो गया समझ लो। तो अब बैंक क्या करेगी, कहाँ से पैसे निकालेगी? ऑफकोर्स अब कहाँ से क्या निकालेगी वो, जहाँ से उसको उसके पैसे मिलते हैं, है ना। वो पे ही नहीं कर पाएगा इंसान, तो उसको बोलेंगे बैड डेब्ट। क्लियर। ओके, अब सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी मतलब क्या हो गया कि कोई भी कंपनी, उसके जो ड्यूज है, ओके, जितना भी मतलब उसके पैसे बाकी है, वो ड्यू डेट तक अगर उसने पे कर दिया तो वो कंपनी को सॉल्वेंसी माना जाता है। अगर उसने नहीं पे किया तो उसको इंसॉल्वेंसी बोलते हैं, या तो इंसॉल्वेंट बोलते हैं। मतलब कोई कंपनी है, लास्ट मोमेंट तक चला रहा है। ओके, अभी भूषण का एग्जांपल लेती हूँ, आई डोंट नो किसको किसको पता है भूषण स्टील के बारे में, और मेरे पापा उसी में काम करते हैं। अभी उसको टाटा ने खरीद लिया है, 2-3 साल हो गए। तो जब कंपनी के पास पैसे नहीं थे तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करें। ओके, फिर वो टाइम पे वो सॉल्वेंट थी, क्योंकि वो मतलब कैसे तैसे पे कर रहे थे। अगर उसको कोई नहीं खरीदता, उसके पास कुछ नहीं होता, तो वो क्या करता, वो पूरा ही मतलब कंपनी